Students, good morning. I hope that all of you are well at your home and healthy. So I am going to continue the chapter which I had started. So I started from where I had left you. So at that time in last lecture I was discussing about the steps involved during crop production. I had already discussed 4 or 5 steps which are involved during crop productions. Now there are 2 more steps which we have to discuss, that is the harvesting of crops and storage of crops. So first I am going to discuss about harvesting. Harvesting is what? When the crops are ripened, जब खेतों में फसल पक जाती है. अब सारा स्टेप तो पीछे आपने पढ़ा. अब देखिए कि जब खेतों में फसल तैयार हो जाती है, मतलब पक चुकी होती है, तो क्या करना है उसको? अब वहां से खेतों से उसको हटाना है. तो ये जो प्रोसेस है, when the crops are ripened, this should be cut down. उनको काट के घर लाना है. और ये जो प्रोसेस है कटिंग और गैदरिंग का, किसको? मैच्योर या फिर राइपन क्रॉप को, इसी को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ठीक है. और ये काम जो होता है, या तो जहाँ किसान है अभी भी उतने डेवलप नहीं है या उनके पास उतना साधन नहीं है, तो सिकल का मतलब होता है हसुआ से उसको काटते हैं. जहाँ पर लोग डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े किसान हैं, काफी पैसे हैं उनके पास, तो वहाँ पर एक मशीन होता है कंबाइन या फिर हार्वेस्टर. हाँ, तो वो बहुत सारा काम जो है ये मशीन एक साथ कर डालते हैं. जिससे किसानों को कम मजदूर की जरूरत पड़ती है और बहुत सारा काम जल्दी में हो जाता है. अब उसके बाद लोग क्या करते हैं किसान? The grains जो क्रॉप में है, the grains from the crops are separated by the process called threshing. एक प्रोसेस है थ्रेसिंग, जिसके द्वारा किसान ग्रेन्स को क्रॉप से अलग करते हैं. ठीक है. एंड फॉर दिस पर्पस थ्रेशिंग मशीन्स आर यूज्ड. अब उसके लिए किसान क्या यूज करते हैं? थ्रेशिंग मशीन होता है जिसका यूज करते हैं. पहले तो मैनुअली करते थे, वो काफी लंबा समय लगता था, काफी मेहनत होता था. लेकिन अब लगभग वो सारा पुराना वाला सिस्टम जो था खत्म हो गया. अब वो थ्रेशिंग मशीन का यूज करते हैं, जिसमें गेहूं का बंडल जो उसमें डालते जाते हैं वो बाहर निकलता जाता है, गेहूं अलग और भूसा अलग. एक जो मशीन अभी मैंने आपको बताया था कंबाइन के बारे में, कैन डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग टुगेदर. ये मशीन दोनों काम, खेतों में वो काटता भी रहता है और वो थ्रेशिंग भी करता रहता है. तो कहने का मतलब एक ही बार में दोनों काम हो गया. खेतों में कटाई भी चल रही है और थ्रेसिंग होके गेहूं जो है साथ साथ वो जहां उसको कलेक्टिंग सेंटर है वहां पर वो गिरता भी जाता है. तो एक बार में मतलब कम लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें और काम भी जल्दी होता है. हालांकि इससे दिक्कत भी है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा देश बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं. जो पहले जो लोग रोजगार लोगों को रहता था, अब उसकी जगह मशीन ने ले लिया है, तो काम थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है. लेकिन यहाँ पर ये जो कंबाइन या कंबाइन जो मशीन है, इसका यूज करके वो दोनों काम एक साथ किसान करते हैं. वहां पर उनको कम मजदूर की जरूरत पड़ती है. अब द ग्रेन्स आर सेपरेटेड आफ्टर थ्रेशिंग बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. और थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स है, वो जो चैप है, भूसा है, उससे उसको अलग करने का प्रोसेस है, जो कई सारा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग उसका यूज करते हैं. और ये जो सेपरेशन ऑफ जो ग्रेन्स है, इनके बारे में आपने पीछे की कक्षाओं में जरूर से पढ़ा होगा. जैसे विनोइंग है ना, जहाँ हवा की मदद से उसको वो किया जाता है विनोइंग प्रोसेस के द्वारा. या फिर अभी आपको बताया कंबाइन या जो थ्रेशिंग मशीन ऐसे हो गए हैं जिसमें भूसा अलग और वो जो ग्रेन है हमारा अलग अलग गिरता है. तो वो भी अब झंझट नहीं है, तो आसानी से हो जाता मशीन के द्वारा. अब देखिए, खेत से फसल पकने के बाद उसकी कटाई भी हो गई. हाँ, क्रॉप्स आर नाउ एट आवर होम. अब उसको क्या करना है?
अब उसको वैसे तो नहीं छोड़ देना है, उसको रखना है ना, स्टोर करके रखना है। तो द ग्रेन सो ऑब्टेन शुड बी प्रॉपर्ली ड्राइड। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है क्या, स्टोर करने से पहले ग्रेन जो है उसको काफी ड्राई करना चाहिए। ड्राई करते हैं किसान, मतलब धूप में सुखाते हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और फसल वो थ्रेशिंग के बाद फसल को लिया और उसको स्टोर कर लिया, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसके कारण से कई तरह की उसमें बीमारी लग जाती है। वो जो हमारा अनाज है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल करने लगता है, फंगस ये सब डेवलप हो जाता है। इसके कारण से वो हमारा वो जो फूड ग्रेन्स है वो खराब हो जाता है। और हम लोगों ने, किसान तो इतना मेहनत इसलिए नहीं करते कि उनका फूड खराब हो जाए, ग्रेन खराब हो जाए, इसलिए वो पहले क्या करते हैं, द ग्रेन्स सो ऑब्टेन्ड बाय देम should be they properly dried them. Why? To reduce the moisture in order to prevent them from spoilage, है ना, खराब होने से बचाने के लिए वो उसका स्टोर पहले उसको सुखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको बोरियों में डालकर या बीन्स में डालकर फिर स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में। गाँव वगैरह में लोग मिट्टी का बना हुआ उसको कोठी कहते हैं, या लकड़ी का बना हुआ, बांस का बना हुआ, है ना, ये सब होता था पुराने समय में। तो उसमें लोग क्या करते थे, उसको जब ड्राई कर लेते हैं फसल को, ग्रेन्स को ड्राई करने के बाद उसमें स्टोर करते हैं और एकदम उसको एयर पैक करते हैं ताकि उसको उसमें हवा नहीं जाए, क्योंकि हवा जब भी जाएगा तो हवा में मॉइस्चर है, फिर से उसको लगेगा। और बीच बीच में किसान क्या करते हैं, इनको फिर से मैंने 2 महीना 3 महीना 4 महीना पर फिर से निकाल के फिर से सुखाते हैं, फिर से डालते हैं। ऐसा करने से उनका ये जो क्रॉप है, ये जो ग्रेन है, वो खराब नहीं होता। अब देखिए, ये जो किसान की बात हो गई, लेकिन किसान जो इतना प्रोडक्शन करते हैं, पूरे देश में जो प्रोडक्शन होता है तो उतना तो वो स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उससे क्या होता है, सरकार उनको समय समय पर जब फसल का स्टॉक ज्यादा होता है तो सरकार उसको खरीद लेती है और स्टोर करके रखती है सिलोज में या फिर ग्रेनरीज में, जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये जरूरी भी कि एक्स्ट्रा स्टॉक या बफर स्टॉक जो है सरकार उसको बना के रखे, क्योंकि मेंटेन नहीं करेगा तो इमरजेंसीज है, जैसे कि ड्रॉट है, अकाल पड़ गया, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, तो लोगों को फिर कहाँ से खाना खिलाएंगे। तो सरकार इन्हीं ग्रेनरीज में से उनको प्रोवाइड करता है। फ्लड के समय बड़ा बड़ा सुनते हुए सरना, बाढ़ के समय में सरकार ने राहत सामग्री बांटी, गेहूं बांटा, चावल बांटा, है ना। और अभी भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग मजदूर फंसे हुए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस क्रम में सरकार जो है उनको ये अनाज मुहैया करवा रही है। तो कौन सा अनाज है जिसको सरकार ने इमरजेंसीज के लिए स्टॉक करके रखा था, है कि नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, या फिर संसार का भी पॉपुलेशन कह सकते हैं आप, ये लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है तो उसको उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा मतलब जनसंख्या, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उस रेट से अगर हम अपने खाद्यान्नों का, अपने जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो एक बड़ा पॉपुलेशन है उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्शन को समय समय पर बढ़ाते रहें, ऐसी कोशिश करते रहें ताकि जो इनकमिंग पॉपुलेशन है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसको हम खिला सकें। तो वी कैन डू इट बाय हाउ, वी कैन डू इट बाय यूजिंग बेटर वेराइटीज ऑफ सीड्स, अच्छे अच्छे वेराइटीज के सीड्स जिनका उत्पादन ज्यादा हो, है ना। यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, जो नए नए मेथड्स आ रहे हैं साइंटिफिक, जो नए नए रिसर्च के बाद मेथड डेवलप किए जा रहे हैं, इनके मदद से इनके प्रोडक्शन को हम बढ़ा भी सकते हैं। द टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग अप टू डिफरेंट, इसके लिए हमारे जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है ना, इस फील्ड से जुड़े हुए जो है एग्रीकल्चर, जो वैज्ञानिक एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, नए नए वेराइटीज सीड्स के डेवलप किए जा रहे हैं उनके द्वारा, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वो क्या करते हैं, एक नया टेक्निक है जिसमें वो नए नए वेराइटीज
क्रॉप्स के सीड्स के डेवलप कर रहे हैं। कैसे? 2 अलग अलग वेराइटीज में, है ना, वेराइटीज को आपस में क्रॉस करवा कर एक नए वेराइटीज को डेवलप किया जाता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि अब देखिए, एक वेराइटी जो है इससे बहुत अच्छी पैदावार देता है, लेकिन दूसरा वेराइटी जो है तो वो डिजीज फ्री है, वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। एक वेराइटीज है कि उनका प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, लेकिन वो आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, है ना, उनमें रोग लग जाता है। लेकिन दूसरा वेराइटी जो है वो उपज नहीं देता है, लेकिन वो डिजीज रेसिस्टेंट है, मतलब उसमें बीमारी नहीं लगती है। तो अब ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो हम पहले जो प्रोडक्शन देने वाला जो सीड था, प्रोडक्शन जो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा था, उसके साथ इस सीड्स को क्रॉस करवाते हैं, और अब जो नए वेराइटीज का सीड डेवलप होता है वो उसमें पैदावार भी ज्यादा होता है उस सीड से, और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी होते हैं, मतलब उनको बीमारी भी नहीं लगता है। तो ये सारा चीज है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं नए नए वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, है कि नहीं? समझ रहे हैं? ये सारा स्टेप्स था। अब एक देखिए, ये तो हो गया किसानों के द्वारा हम लोग ये सारा चीज खेतों से प्राप्त करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीकल्चर जो है अब सिर्फ खेती बाड़ी से ही संबंधित नहीं है, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं। एनिमल्स का रियरिंग हो गया, काव है, बुफेलो है, गोट है ना, मधुमक्खी पालने का है, मछली पालन है, ये सारे चीज अब एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, कृषि एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ही अंदर आता है। तो वही तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे चीज जो है एनिमल से प्राप्त करते हैं, गाय भैंस इन सब से दूध मिलता है, ठीक है, हेन से आप समझ रहे हैं अंडे भी मिलते हैं, मीट भी मिलता है, हनी बी से हमको हनी मिलता है जिसका बहुत सारा यूज है। तो अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री, अब इसमें क्या होता है, जानवर को पालने की जरूरत होती है, तो उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जब एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मैनेजिंग एनिमल्स बाय ह्यूमन और देयर यूज इज कॉल्ड एनिमल husbandry. But the process of rearing, breeding and managing animals for human use is called animal husbandry. इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एपीकल्चर है, इसमें एपीकल्चर मतलब होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल फॉर गेटिंग हनी फ्रॉम हनी बीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर। दूसरा है पिसिकल्चर, उसी तरह से द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश by artificial method means on large scale is called फिशिकल्चर। तो आपने देखा ये सारी बातें कैसे हम लोग अपने फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा, एनिमल से कैसे गेट करते हैं। तो जनरली हम लोग इसलिए ये सब चैप्टर पढ़ाने का ये मतलब होता है, हम लोग तो पता नहीं है कि कैसे, हम लोग तो सिर्फ खाते हैं, गेहूँ कहाँ से आता है, चावल कहाँ से आता है। तो इन चीजों से बच्चों को जोड़ना है ताकि बच्चे समझें कि ये जो सारी चीज, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता है, काफी मेहनत की जरूरत होती है। इसमें हमारे किसान जो हैं वो इसमें लगे रहते हैं, हमारे लिए काफी मेहनत करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं हम लोग घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, चावल है, दाल है, गेहूं है, सब कुछ है। तो समझ रहे हैं अभी तो पैसा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, अगर सब समझिए कि बाजार में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, और ये सारी चीज बाजार में अगर उपलब्ध नहीं हो तो फिर हम लोग कैसे खाएंगे। इसलिए किसान का रोल आप समझते हैं हमारे लिए वो क्या है, अन्नदाता है ना, इसलिए हम लोगों को उनका सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, तो इसके साथ मैं आज का नोट्स भी डाल रहा हूँ। और ये नोट्स डालने का एक ये है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने किताब नहीं खरीदी हो, तो ये नोट्स को अपने पास रखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड किया है, और इसके बारे में जो जरूरी चीजें हैं उनको मैंने इसमें मेंशन किया है। तो कल मैं जो है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर कल मैं बताऊंगा अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।